बहुत बधाई अजीत अंजुम जी को, और बहुत बधाई अरफा खानम जी को। पुराना परिचय है दोनों से, और बहुत बधाई कुमार प्रशांत जी से, पुराना परिचय है। नंदी साहब से भी हमारा पुराना परिचय है, लेकिन कुछ मौकों पर कुलदीप नैयर जी के साथ मुलाकात नहीं कहें बल्कि इसी तरीके से मंच शेयर जो हम लोग करते थे, एक आखिरी मंच शेयर हम लोगों ने किया था दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का। देखिए, संयोग ऐसा है कि आज जिस सम्मान के लिए हम लोग आए हैं, कुलदीप नैयर जी को पहला सम्मान 80 साल की उम्र में मिला था 2003 में, और उसके 2 साल के बाद दयाल सिंह कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया था। तो उनका फ़ोन आया हमारे पास कि आइए, हम चाहते हैं कि आप भी रहें साथ में। उस वक्त एनडीटीवी से निकल के हम दोबारा आज तक में आ गए थे। तो उन्होंने कहा था, यार बताना इतनी जल्दी भी संस्थान छोड़े जाते हैं, और मुझे तो निकाल दिया गया था। इंदिरा गांधी वापस लौटी और उन्होंने कहा गोयनका जी से, और मुझे निकाल दिया गया। उस सभा की एक याद है, हमने उनसे पूछा था मंच से ही कि नैयर साहब, एक ऐसा शख्स जो कि जन्म हुआ 1923 में, और आज हम लोग 21वीं सदी में आपसे संवाद कर रहे हैं, और सामने हिंदी विभाग के छात्रों का हुजूम था जो बैठा हुआ था दयाल सिंह कॉलेज में। अपनी जिंदगी की 4-5 महत्वपूर्ण चीजों को तो बता डाली। उन्होंने कहा कि देखिए, 24 साल का था तो इस देश को बंटवारे के तौर पर देखा। एक बच्चा खड़ा हुआ, आपने बंटवारा क्यों कहा, आजादी क्यों नहीं कही? उन्होंने कहा जवाब दूंगा। खाने का इंतजाम किया ना। फिर कहा कि मेरी उम्र जब फिर दुगनी हो गई, 52 साल हो गई, तो मैंने इस देश को गुलाम होते हुए देखा। इमरजेंसी का दौर था और एक आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। तीसरी घटना उन्होंने जिक्र 84 की थी, जब पंजाब में जो कुछ हुआ था, और चौथी घटना उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर की थी। जब आप कुलदीप नैयर साहब के साथ होते हैं तो आप सिर्फ पत्रकार होते हैं, इधर या उधर नहीं बोलते हैं। इस दौर में भी ट्रिब्यून में वो लगातार लिखते रहे, और मृत्यु के एक हफ्ते पहले तो वो अटारी वाघा बॉर्डर पे जो जाते थे, उनके जहन में लगातार ये बात गूंजती रहती थी, और वो गए भी थे, उस बीमारी की अवस्था में भी गए थे। लेकिन ट्रिब्यून में जो उनके लेख लगातार आ रहे थे, वो मौजूद होंगे मेरे ख्याल से, साइट पे मौजूद होंगे। लेकिन उन्होंने 2 लेख हमें भेजे थे, और आज हम उसको चाहते हैं कि उसकी चंद लाइनों को आपको बताएं। क्यों हमने कहा कि वो इधर उधर के नहीं थे और उनको आप बांट नहीं सकते हैं। 11 सितंबर 2017 को उन्होंने लिखा था द राइज ऑफ हिंदुत्व, और उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे लिखा था कि धर्मनिरपेक्ष समाज का हिंदूकरण करने से देश की अखंडता खतरे में है, और धर्म कभी भी एक राष्ट्र को एकीकृत नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया कि पाकिस्तान से कैसे वो अपना स्वतंत्र संप्रभु राज्य और गणराज्य बनाने की दिशा में बढ़ गया। और फिर भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत एक देश के रूप में रहा है क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों को परेशान नहीं किया गया। और सच है कि हिंदुओं की आबादी 80% है, लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमानों को एक पागल फ्रिंज से के अलावा कोई खतरा नहीं है। यह अलग मसला है कि उसके बाद सीए, एनआरसी और तमाम चीज़ों का जिक्र, तो शायद वो होते तो एक मौजूदा वक्त में शायद उनके कुछ विचार अलग होते, लेकिन उसके चंद दिनों के बाद उन्होंने, जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने, तो भी उन्होंने आर्टिकल लिखा, और उसी मिजाज से उन्होंने सीधा अटैक किया। उनका लिखना था कांग्रेस डिपेंडेंस ऑन नेहरू गांधी डायनेस्टी,
और इसमें उन्होंने उस दौर में, जैसे मणिशंकर अय्यर ने मुगलिया सल्तनत के तौर पे गांधी फैमिली को देखा और कहा कि राजा का बेटा तो राजा ही होता है, किंग सन वुड ऑलवेज बी ए किंग। उन्होंने उस लाइन को वहाँ पर कोट भी किया। और फिर इस पूरी प्रक्रिया में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनका बेटे के प्रति प्रेम, बड़ा कटाक्ष बड़ा जबरदस्त था उसमें, जो शब्दों का इस्तेमाल और उनकी जो विजन थी। लेकिन एक सवाल बार बार आता है, और आखिरी दिनों में हमारी जो मुलाकात थी उनसे, वह 2016 में आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद हम लोग का आदान प्रदान फोन पे या उससे होता था। हमने कहा क्या ये संभव है नैयर साहब कि पत्रकार इस पार या उस पार खड़ा हो जाए? वो गांधी जी का जिक्र किया करते थे, बोलते थे कि कांग्रेस के भीतर भी जो उस वक्त हिंदूवादी ताकतें थी और जो उन पर आरोप लगते थे मुस्लिमों को लेकर या सारी चीजें, उन्होंने हमेशा बड़ी लकीर खींची। तो उनका आर्गुमेंट ये रहा कि जर्नलिस्ट को हमेशा बड़ी लकीर खींचनी आनी चाहिए। अगर वो इस पार या उस पार है तो कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। और उन्होंने कहा उस दौर में, आज तो संयोग से हम लोग याद कर सकते हैं, 24 घंटे पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है लॉ सेक्रेटरी को कि जजेस की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। वो जिक्र अक्सर किया करते थे, बहुत लोगों के साथ किया होगा जिक्र, उन्होंने किया होगा, हमारे साथ भी किया था। उन्होंने हैबियस कॉर्पस जो फाइल किया था उस पीरियड में, उस समय के जो जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, वह जस्टिस रंगराजन थे, जिनका तबादला इस फैसले के बाद गुवाहाटी कर दिया गया था। उसमें मेंशन किया उन्होंने, और उस फैसले की कॉपी उनके पास थी। सोचिए कि 1977 का हम जिक्र उस समय पीरियड में कर रहे हैं, और उस कॉपी को उन्होंने 21वीं सदी में भी सहेज के रखा हुआ है। जस्टिस रंगराजन ने कहा था कि जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के साथ अस्तित्व में नहीं आए थे। वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिन्हें संविधान ने सिर्फ संरक्षण प्रदान किया है, और इन अधिकारों का स्थगन उन्हें पूरी तरीके से स्थगित कर देता है। और हैबियस कॉर्पस के अधिकार का स्थगन नहीं किया जा सकता है, बस कानून द्वारा स्वतंत्रता को नियमित करने की कोशिश की गई है, और किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को खत्म करने का चरम अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। क्या ये मौजूदा वक्त में कहा जा सकता है? और क्या उस पीढ़ी के दौर में जब हम याद भी करते हैं तो हमारे जहन में क्या नाम आते हैं? मुलगांवकर साहब, अजीत भट्टाचार्य जी, उस पीरियड में निहाल सिंह, महिप सिंह के बेटे कनाडा में, हमारी उनसे बात अक्सर होती रहती है। उनका कहना है कि महिप सिंह को लीजिए, निहाल सिंह को लीजिए, खुशवंत सिंह को लीजिए, कुलदीप नैयर को लीजिए, जब 84 में जो कुछ हो रहा था उसमें वो ना इंदिरा के साथ खड़े थे, ना भिंडरावाला के साथ खड़े थे, ना वो वहां पर जो खड़ाकू थे उनके साथ खड़े थे, और ना ही इधर जो सेना थी उनके साथ कर वो जर्नलिज्म कर रहे थे। क्या ये मुश्किल सवाल मौजूदा वक्त में नहीं है, या ये मुश्किल सवाल इतना आसान बना दिया गया है कि हम प्रतिरोध की आवाज में जर्नलिज्म को भूल तो नहीं गए हैं कहीं? ये सवाल हमारे जहन में लगातार आता है कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में रहते हैं और खासतौर से जर्नलिज्म में रहते हैं, तो उस पीरियड में और सत्ता में जब बदलाव होता है तो उसके बाद जर्नलिज्म का बदलाव, क्या वो जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट को जिंदा रखता है या वो सिर्फ एक तात्कालिक चीज होती है? मौजूदा वक्त की एक लंबी फहरिस्त है जर्नलिस्टों की जो आपको प्रतिरोध की आवाज के तौर पर सुनाई दे रही है। क्या ये मनमोहन सिंह के कालखंड में थी, और आने वाली कोई दूसरी सत्ता में होगी तो क्या उस पीरियड में वो होगी या नहीं होगी? जर्नलिज्म इससे हटकर तो कहीं नहीं है। और अगर गांधी पीस फाउंडेशन, हमारे जहन में यह भी सवाल आता है, गांधी का नाम जब आपके साथ जुड़ गया तो इसका मतलब है कि हमें अब एट पार चीजें देखने की जरूरत है। यह देश दिल्ली में नहीं सिमटा हुआ है,
और इसीलिए आप जब इस देश के छोटे छोटे हिस्सों में भी जाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, अग्निवीरों का सवाल हो या कोई भी सवाल हो, सब दिल्ली की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सब कुछ केंद्रित दिल्ली में हो गया है और हमने भी प्रतिरोध की आवाज को उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया है जो गायब था, मेन स्ट्रीम से गायब हो गया। आखिरी बात, अडवाणी जी ने भी इसका जिक्र किया था कि जब जर्नलिस्टों को कहा गया कि झुक जाइए तो वो रेंगने लगे। हमने भी उनसे पूछा था और एक इंटरव्यू लिया था उनका आज तक के दौर में, और उनसे हमने पूछा था, जो आज तक में उनका जवाब था वो हमको लगता है वो जवाब की जो प्रतिलिपि थी वो हम लेकर आए थे बताने के लिए कि हमने उनसे पूछा था कि मौजूदा वक्त में देख, उनका कहना था कि ठीक है, जब झुकने की आशा की गई तो रेंगना शुरू कर दिया, और बहुसंख्य मीडिया ऐसा ही हर वक्त होता है। बोले लेकिन इसके अलावे भी कुछ परिस्थितियां हैं। एक होता है जो उदास चुप्पी धारण कर लेता है ऐसे वक्त में, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में गोलियां चल रही थी, इनकाउंटर हो रहे थे, तो वो जलियांवाला का जिक्र करते हैं अपने आर्टिकल में और लिखने से कतराते नहीं। उस दिन भी हमारा संवाद हुआ, ये भी 2017 की घटना में जब इनकाउंटर शुरू हुए तो बोलने लगता है जैसे जलियांवाला बाग हो गया है। ये क्या माजरा है? इस तरीके से राजनीतिक सत्ता संभाली जा सकती है क्या? बहुत एग्रेसिव थे। लेकिन उनका कहना था कि एक उदास चुप्पी जो जर्नलिस्ट धारण कर लेते हैं उनको लेकर हम क्या करें। एक तो रेंग रहा है, लेट गया, वो हम समझ गए, और देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर वो असहमति जाहिर करता है लेकिन चुप्पी के साथ। और जहां परिस्थितियां उन्हें मजबूर करती है वहां पत्रकारिता की वह औपचारिकता कर्तव्यों का पालन करते हुए पहल करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। और यही वो लोग हैं जो इस समाज को सत्ता परिवर्तन के वक्त या सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष के दौर में प्रभावित करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा आपको किस कैटेगरी में रखते हैं? उन्होंने कहा ये तो आप सोचिए आप किस कैटेगरी में रखिएगा, लेकिन आपको रहना है तो मेरा नाम लिख दीजिए उसमें। ये इंटरव्यू का हिस्सा आपको बता रहे हैं। और ये फैक्ट है कि उस समय चमकता हुआ सितारा कुलदीप नैयर की रिपोर्टाज जो होती थी, उनके जो सोर्स थे, उससे सत्ता घबराती थी। ये फैक्ट है। और वो किसी को भी फोन उठा के कह देते थे, कुछ भी कह देते थे। जॉर्ज, चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस के हम लोग भी बड़े करीब रहे, जॉर्ज को फोन उठाया, जॉर्ज ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। एक एडमिरल साहब हुआ करते थे, उनसे भी उनके रिश्ते अच्छे थे। वो एडमिरल भागवत भी बताते हैं किस तरीके से उनके जो ताल्लुकात होते थे। के.आर. मलकानी का नाम उन्होंने लिया। फिर उन्होंने जो इस वक्त लखनऊ में है विक्रम राव, उनका नाम लिया, जिनको डायनामाइट कांड केस में फंसा दिया गया था। वो बड़ौदा में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हुआ करते थे। और सुंदर राजन जो दिल्ली में थे, उनका नाम लिया। तो हमने उससे कहा, उनसे पूछा क्या हम भी 4 नाम ले रहे हैं नैयर साहब, कुलदीप नैयर, के.आर. मलकानी, सुंदर राजन, विक्रम राव, क्या इन 4 नामों को हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता में जो इन्होंने अपनी साहस दिखाई उसकी कीमत चुकाई? और वो हंसने लगे, बोले एक लाइन और जोड़ देना। हमने पूछा क्या? बोले और सरकार के कुटिल षड्यंत्रों का शिकार हो गए। उस समय की पत्रकारिता, मौजूदा वक्त की उस समय ना यूट्यूब था, ना सोशल मीडिया था, ना ग्लॉसी पेपर के मैगजीन्स थे, ना टेलीविजन था। और बताते थे, हम लोग तो शुरुआत में रिपोर्ट लिखते थे तो एक एक शब्द को उठा के रखा तब छपता था। हम तो उस समय से पत्रकारिता के दौर को जी रहे हैं, देख रहे हैं कि कण को देखा, समझा, बुना, ताना बाना बुना गया है। वहां से चीजें खड़ी हुई है। और आज की तारीख में अगर आप खड़े होकर हमको खारिज भी कर देंगे तो यकीन जानिए हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तो भारत को जिस रूप में उन्होंने जर्नलिज्म के तले देखा, समझा, परखा और राजनीति को नेहरू से लेकर मोदी तक को देखा, समझा, परखा, वो शख्स जर्नलिस्ट ही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।